हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रोशन। और इसके पहले भी हम लोगों ने समुच्चय के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा उसका पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, मतलब समुच्चय और उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है। जैसे मैंने बताया था कि जो समुच्चय होता है वो क्या होता है, मैथ्स का बहुत ज़्यादा आवश्यक एक आधारभूत परिकल्पना है। मतलब मैथ्स में बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता पड़ती है। और फलन जब आप पढ़ेंगे और कई सारी चीज़ें हैं जो जिसके लिए आपको समुच्चय पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो जैसे दैनिक जीवन में हम बहुधा संग्रह की चर्चा करते हैं कि कभी व्यक्तियों का संग्रह होता है, कभी ताश की गड्डी का संग्रह हो गया, जैसे क्रिकेट टीम हो गई है ना। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तियों का एक संग्रह है। ये क्या है, एक संग्रह है। ठीक। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं। जैसे गणित में भी इसी प्रकार से संग्रह की चर्चा की जाती है। जैसे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो उसमें सारी प्राकृत संख्या आ जाती हैं। अभाज्य संख्याओं का संग्रह, उसमें सारी अभाज्य संख्याएँ आ जाती हैं। और विशेषतः हम निम्नलिखित संग्रह पर विचार करेंगे। जैसे 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, यदि आपसे बोला जाए कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या कौन सी है, तो वो हो जाएंगी 1, 3, 5, 7 और 9। भारत की नदियाँ, ये भी एक तरह से संग्रह है, उसमें सारी नदियाँ आ जाएंगी। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जैसे A, E, I, O, U, तो उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सारे स्वर ही आएंगे, उसके अलावा और कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी अक्षर नहीं आएगा। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, उसमें सारे त्रिभुज जितने भी होते हैं वो सभी आ जाएंगे। ठीक है। आवेदी संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड अर्थात क्या होंगे, 2, 3, 5 और 7। समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल अर्थात 2 तथा 3। तो यहाँ पे हम यह देखते हैं कि उपर्युक्त उदाहरणों में से वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह इस अर्थ में है कि किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है या नहीं। हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नील नदी भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है। इसके विपरीत गंगा नदी इस संग्रह में निश्चित रूप से है। देखिए, कुल मिला के अभी हम लोगों ने जो पढ़ा संग्रह, देखो जैसे दैनिक जीवन में व्यक्तियों का संग्रह होता है, आप ताश की गड्डी का संग्रह होता है या किसी और चीज़ का संग्रह होता है, तो संग्रह में एक तरह से वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जो परिभाषित हो या परिभाषित ना हो, सभी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। संग्रह मतलब हर एक चीज़ का संग्रह। यदि व्यक्ति के संग्रह की बात कर रहे हैं, उसमें मतलब किसी भी उम्र का व्यक्ति आ सकता है, उसमें किसी भी मतलब पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, वो व्यक्ति भी आ सकता है। तो ठीक इसी प्रकार गणित में भी संग्रह की चर्चा की जाती है। लेकिन गणित में जो संग्रह होता है वो थोड़ा सा इस बात में अलग होता है कि उसकी एक विशेषता होती है, वो एक तरह से परिभाषित होता है। जैसे मैं यदि अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो उस संग्रह में, जो अभाज्य संख्याओं का संग्रह है, उसमें केवल अभाज्य संख्याएं होंगी। यदि मैं भारत की नदियों की बात करूं तो उसमें केवल भारत की नदियां होंगी और विदेशी नदी नहीं होगी। यदि मैं किसी समीकरण के गुणनखंड की बात करूं तो वो गुणनखंड केवल उसी समीकरण का होगा, किसी अन्य समीकरण का नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि गणित में जो हम संग्रह की चर्चा करते हैं उसमें जो हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने अभी बात किया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में केवल स्वर ही आएंगे और कोई लेटर नहीं आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा कि जो संग्रह होता है वो एक तरह से गणित में जो संग्रह होता है वो परिभाषित होता है, सुपरिभाषित होता है। मतलब एक विशेषता होती है कि अभाज्य संख्याओं का संग्रह है, कि वो स्वरों का संग्रह है। मतलब उस विशेषता के आधार पे हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ उसके अंदर होगी और कौन सी चीज़ उसके अंदर नहीं होगी। जैसे स्वरों के संग्रह की बात की जा रही है तो उसमें लेटर ए उस स्वरों के संग्रह में होगा, ई स्वरों के संग्रह में होगा, आई स्वरों के संग्रह में होगा, लेकिन पी, क्यू और जो भी लेटर हैं वो उस संग्रह में नहीं होंगे। ठीक है। तो कुछ यहाँ पे समुच्चय दिए गए हैं जिनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास समुच्चय है n।
n क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इसमें केवल प्राकृत संख्याएं रहेंगी। प्राकृत संख्याओं के दिखाना है तो n का प्रयोग करते हैं, नेचुरल नंबर। z पूर्णांकों का समुच्चय है, ठीक है, मतलब यदि z शो हो रहा है मतलब वो पूर्णांक को शो कर रहा है। q क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। z प्लस, यहाँ पे प्लस लगा है मतलब धन पूर्णांकों का समुच्चय है। r प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। q प्लस यदि है तो धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। इस प्रकार से सारे समुच्चय आप लोगों को पता होने चाहिए। अब आप ये नहीं पूछना कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इस तरह से ओवरऑल अभी हमने जितना भी पढ़ा उसके आधार पे हम कह सकते हैं एक परिभाषा बनती है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय क्या होता है? संग्रह तो है लेकिन कैसा है? सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, उसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि इस संग्रह में कौन सी चीज़ें होंगी और कौन सी नहीं होंगी। तो वो क्या कहलाएगा? वो संग्रह कहलाएगा समुच्चय, ठीक है। तो नॉर्मल संग्रह है और गणित में जो संग्रह है उसमें क्या डिफरेंस है आप लोगों को पता चल गया, ठीक है। तो जैसे n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तो इसमें केवल प्राकृत संख्याएं होंगी, पूर्णांक नहीं होंगे। परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, इसमें तो केवल परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। और धन पूर्णांकों का समुच्चय है तो इसमें केवल धन पूर्णांक होंगे, ऋण पूर्णांक नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आई ये? ओके, देखिए आपको यहाँ पे लिखना क्या है? यहाँ पे लिखना है v बराबर, v क्या है? समुच्चय को शो कर रहा है। यहाँ पे x क्या है? इसके स्वरों को प्रदर्शित कर रहा है। v क्या है? समुच्चय को शो कर रहा है। x इसके एलिमेंट जो भी है उनको शो कर रहा है। इसको लिख सकते हैं x, जिसमें कॉलन कहलाता है ये, इसका मतलब हिंदी में जिसमें x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, जिसमें x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी आपकी राय है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए आप कि जब समुच्चय के हम अवयव की बात करेंगे तो चाहे हम अवयव की बात करें, चाहे उसके सदस्य की बात करें, चाहे, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये सभी पर्यायवाची हैं। कहीं पे हम अवयव का प्रयोग भी कर सकते हैं, कहीं पे उस समुच्चय के सदस्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से शो किया जाता है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। जैसे हम ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, बी का भी, सी का भी, डी का भी, किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो समुच्चय के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं और जो समुच्चय के एलिमेंट होंगे, जो अवयव होंगे, उसके लिए हम स्मॉल लेटर्स का यूज़ करेंगे। जैसे हम ये ए, बी, सी, डी, ठीक है, ये अवयव के लिए करेंगे, ठीक है। समुच्चय के अवयव के लिए, ये समुच्चय के लिए हम यूज़ करेंगे। अब समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, बता दिया हूँ। अब ये एक चिन्ह है ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए जो है समुच्चय ए का अवयव है, ठीक है। और ये इस चिन्ह को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। और समझ में आया? एप्सिलॉन कहलाता है। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में बोलना हो तो ए बिलोंग्स टू ए, या ए एलिमेंट है ए का। हिंदी में ए समुच्चय ए का अवयव है। ओके, तो ये समझ में आ गया कि किस तरह से उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब दो चीज़ और हैं समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि समुच्चय को किस लेटर से शो करते हैं, समुच्चय के अवयव को किस लेटर से शो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म होता है ये,
रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रोस्टर रूप में क्या लिखते हैं हम, इस तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है स्वरों के समुच्चय को, तो स्वरों में कौन कौन सा आता है, ए भी आता है, ई आई ओ यू आता है। तो यदि मैं स्वरों का समुच्चय मेरे को दिखाना है रोस्टर रूप में, तो मैं कैसे लिखूँगा, ए ई आई ओ यू। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे हमको मझले कोष्ठक का प्रयोग करना है, ये वाले कोष्ठक का। ठीक है, और जो भी उसके एलिमेंट आप शो करोगे तो बीच में कॉमा लगाओगे। हाँ, रोस्टर रूप में लिखते समय इनके अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, मतलब इनको आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। हाँ, आपको ये ध्यान देना है कि इनको रिपीट नहीं करना है, आपको इनको रिपीट करके नहीं लिखना है कि बार बार यू यू लिख दो, ई लिख दो, ऐसे नहीं करना है। आप इनके क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन रिपीट नहीं करना है। ओके, अब अगला देखते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप में क्या करते हैं कि जैसे हमको इसी को व्यक्त करना है किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। तो सबसे पहले इनकी क्या विशेषता है, इनकी विशेषता ये है कि ये सभी क्या है, स्वर है। ठीक है, ये सभी एलिमेंट क्या हैं, स्वर हैं। तो इनको हम क्या लिखेंगे, इनके अवयवों को दिखाने के लिए हम एक्स का यूज़ कर सकते हैं, वाई का जिसका भी यूज़ करना है कर सकते हैं। जनरली हम क्या लेते हैं, एक्स। ठीक है, निर्माण रूप में क्या करना है, अब समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी क्या हैं, स्वर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्वरों को प्रदर्शित करने के लिए भी का प्रयोग कर लिए। यहाँ पे भी कर सकते हो आप कि भी बराबर ऐसा लिख दिए। ठीक है, रोस्टर रूप में भी हम लिख सकते हैं ऐसा। और यहाँ पे क्या करना है आपको, सारे अवयवों को ना शो करके हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी अवयवों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स ले लिए। फिर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है भी बराबर, भी क्या है, समुच्चय को शो कर रहा है। यहाँ पे एक्स क्या है, इसके स्वरों को प्रदर्शित कर रहा है। भी क्या है, समुच्चय को शो कर रहा है। एक्स इसके एलिमेंट जो भी है उनको शो कर रहा है। इसको लिख सकते हैं एक्स जिसमें कॉलन कहलाता है ये, इसका मतलब हिंदी में जिसमें एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, जिसमें एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी आपकी राय है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।